डरावनी रातें यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। भूत प्रेत पिशाच और शैतानों की रोमांचक कहानियां आपको इस चैनल पर सुनने को मिलती हैं। तो अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हेडफोन लगा लें, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लें, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। हेलो दोस्तों, मेरा नाम देव प्रकाश है और मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। आमतौर पर सभी मुझे इसी नाम से जानते हैं और मेरा पेशा है एक बैंक मैनेजर का। यहाँ के एक छोटे से बैंक में मैं मैनेजर हूँ और सुबह के 9 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक मैं यहीं पर रहता हूँ। कई बार मैं छुट्टियों में घूमने के लिए जाता हूँ, कई बार बैंक के काम के लिए मुझे 15 से 20 दिन की छुट्टी मिलती है और मुझे देश के अलग अलग कोनों में घूमना पड़ता है। मेरे सभी दोस्त मेरे इस काम से बहुत ज़्यादा खुश हैं, मेरे परिवार वाले भी मेरे इस काम से बहुत ज़्यादा खुश हैं, लेकिन मेरे मन में कुछ राज हैं जो मैं किसी को बता नहीं सकता। असल में मैं एक बैंक का मैनेजर नहीं बल्कि भारत की खुफिया एजेंसी रॉ का एक एजेंट हूँ। हमारा काम कुछ इसी तरह से होता है। हम लोगों को बता नहीं पाते कि हम क्या करते हैं, लेकिन हमें इसी तरह अपनी पहचान छिपानी पड़ती है। मैंने अपनी बीवी को भी कभी नहीं बताया कि मैं क्या काम करता हूँ। उसे हमेशा लगता कि मैं बैंक मैनेजर ही हूँ और मैं जब तक जिंदा रहूँगा हर कोई मेरी इसी पहचान को जानेगा। मैं बैंक की छुट्टियों पर नहीं जाता और ना ही किसी और ख़ास काम के लिए जाता हूँ। मुझे कुछ खास मिशन करने पड़ते हैं जहाँ जाने के लिए मुझे एक बहाना बनाना पड़ता है, और यही तो एक बहाना होता है। हमारा ये बैंक एक साधारण सा बैंक दिखता है जिसके लॉकर में एक ऐसा दरवाज़ा है जो पीछे के ऑफिस में पहुँचता है और वहां जाकर हमें काम करना पड़ता है। हमारे इस बैंक में काम करने वाले कई लोग ये तक नहीं जानते कि मैं अंदर जाकर गायब कहां हो जाता हूं। वो मुझे ढूंढते रह जाते हैं और मैं सामने वाले दरवाजे से कभी कभी अंदर आता हूं तो मुझे देखकर वो हैरान हो जाते हैं। इस खुफिया जगह पर जाने के भी कई रास्ते हैं, लेकिन आज की कहानी इससे नहीं जुड़ी। आज मैं आपको एक ऐसी घटना की जानकारी देना चाहता हूं जो पिछले साल हुई थी और आज भी मैं उसे याद करके डर जाता हूं। पिछले साल उत्तराखंड में एक छोटी सी बीमारी फैली थी। उस बीमारी की जानकारी जैसे ही सरकार को लगी थी, वहां पर इलाके को सील कर दिया गया था। पहाड़ी गांव था एक छोटा सा, जिसकी ज्यादा जानकारी लोगों को नहीं है। वहां घूमने के लिए भी ज्यादा लोग नहीं जाते, और वहां इस बीमारी की खबर जब हम तक पहुंची थी तो मैं हैरान था कि मुझे वहां पर क्यों बुलाया जा रहा है। अगर ये बीमारी ज़्यादा खतरनाक है तो हर किसी को इसकी जानकारी होनी चाहिए, और ये बीमारी अगर जल्दी से फैलती है तो इसकी रोकथाम करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन ज़्यादा जानकारी ना मिलने के कारण मुझे वहां जल्दी से पहुंचना था और पूरी खबर एक डायरी में नोट करनी थी। डायरी में क्यों नोट करना था ये भी मुझे समझ में नहीं आया। अमूमन अब हम कैमरा अपने पास ही रखते हैं और जो भी घटना घटती है उसमें रिकॉर्ड हो जाती है और सीधा हमारे ऑफिस में पहुंच जाती है। काफ़ी समय बाद डायरी का इस्तेमाल होना था तो मैं कुछ घबरा सा गया था। मैं अपनी बीवी को ये बता पाया था कि उत्तराखंड में हमारे नए प्रोजेक्ट चल रहे हैं, नए बैंक के उद्घाटन होने हैं, इसलिए मुझे वहाँ पर 1 महीने के लिए जाना होगा। और मेरी बीवी मान नहीं रही थी, लेकिन हमारा काम ऐसा ही होता है, ये कहकर मैं किसी तरह से अपने घर से निकला था। मैंने सामान पैक कर लिया था और मुझे वहाँ पर 1 महीना रहना था। इस बीमारी की सारी जानकारी इकट्ठा करना था। मुझे इस टीम का कैप्टन बनाया गया था जिसमें 15 लोग होंगे, कुछ ट्रेंड आर्मी ऑफिसर्स, कुछ रॉ के मेंबर्स, कुछ डॉक्टर्स, और इसी तरह हमारी टीम वहां पर इस घटना की सारी जानकारी इकट्ठा करने वाली थी। जैसे ही मैं उस गांव के करीब पहुंचा था, चारों तरफ आर्मी वाले ही थे। यहाँ पर आर्मी का कोई कैंप नहीं है। इतनी भीड़ आर्मी की लगी हुई थी तो मैं थोड़ा घबरा सा गया था, लेकिन उनसे बात नहीं कर सकता था, उन्हें अपनी पहचान नहीं बता सकता था। हमारा काम ऐसा ही होता है।
हमारी पूरी टीम को इंस्ट्रक्शन दी गई थी कि किसी को भी एक दूसरे का नाम नहीं जानना है, एक दूसरे को उसकी डेजिग्नेशन के नाम से ही बुलाना है। मुझे कैप्टन कहा जा रहा था और डॉक्टर ए, बी और सी 3 डॉक्टर थे। इसी तरह हर किसी की डेजिग्नेशन से ही मैं बात कर रहा था और जैसे ही उस आर्मी कैंप से मैं आगे निकला, मैं हालात देखकर हैरान था। पेड़ मुरझाए हुए थे, पत्ते काले हो चुके थे, वहां मिट्टी का रंग भी थोड़ा थोड़ा काला सा था। मैं इधर उधर सबसे पूछ रहा था, यहाँ हुआ क्या है? कोई आग लगी है या कुछ और हुआ है या किसी तरह की गैस लीक हुई है जो मिट्टी पर भी असर पड़ा है? लेकिन वहां पर मेजर सूर्या बता रहे थे कि नहीं, जो बीमारी यहां पर फैली है उसके कारण ये हुआ है। वो भी इस बीमारी के केंद्र तक नहीं जा सकते, उन्हें रोका जा रहा था। वो इतने बड़े पद पर थे फिर भी वो अंदर तक नहीं जा सकते थे। हर किसी की ड्यूटी इस तरह से लगी थी कि वो अपनी लेयर को क्रॉस ना कर पाए। हमें ही परमिशन दी गई थी अंदर की लेयर तक पहुंचने की। ये पहली लेयर थी जहां पर ये सब हुआ था और अंदर जाते जाते हमें क्या देखने को मिलेगा मैं नहीं जानता था। हमारे पास काफी भारी सामान था और डॉक्टर उन पेड़ों के नमूने ले रहे थे, उस मिट्टी के नमूने ले रहे थे। वहां अंदर वाली लेयर में एक लैब होगी जहां पर इन सब का निरीक्षण किया जा सकेगा। लेकिन वो डॉक्टर तो वहां पर सैंपल लेते लेते ही घबरा रहा था। उसने कहा, मैंने जिंदगी में कभी ऐसी बीमारी नहीं देखी। पेड़ को हाथ लगाओ, ये राख से बन गए हैं, जैसे आग के कारण ये पेड़ इस तरह जल गए हों, लेकिन ये जले नहीं हैं। मिट्टी भी जली नहीं हुई है, मिट्टी के कण होते हैं। आप अगर बहुत ज़्यादा तापमान बढ़ा दें तो ये मिट्टी भी पिघली पिघली सी महसूस होगी, लेकिन ये पिघले बिना राख सी बन गई है। मिट्टी को राख नहीं बनाया जा सकता, लेकिन यहाँ कुछ तो हुआ है जो मिट्टी पर ऐसा असर पड़ा है। इन पत्तों को देखो, पत्तों में अभी थोड़ा सा पोषण है, लेकिन ये काले किसी खास कारण से फिरे हैं। यहाँ कुछ अजीब सा हुआ है जिसकी जानकारी हमें आगे जाकर मिलेगी, लेकिन मैं घबरा सा रहा हूँ। हम सबको सूट पहनना होगा। मुझे डर है ये बहुत भयानक सी बीमारी है। ये कोई बायोलॉजिकल बीमारी नहीं लगती, कुछ और ही है, कुछ भी हो सकता है। सब लोग सूट पहन लो। हम 15 लोगों ने फुल पैक्ड सूट पहन लिया था जिसके अंदर मिट्टी का एक कण तक नहीं पहुंच सकता। यहाँ पर बीमारी के कारण हमारी मौत हो सकती है, डॉक्टर ने ये कहा था, इसलिए मैं थोड़ा घबराया हुआ था, लेकिन उनके भरोसे आगे जा रहा था। मैं इस टीम का कैप्टन था, इसलिए उनको तो मुझे ही बताना था क्या करना है, लेकिन डॉक्टर भी जिस तरह से डरे हुए थे, मैं उनको वो करने देना चाहता था जो वो करना चाहते हैं। इसकी जानकारी उनको ज़्यादा होगी मुझसे। हम उस पहली लेयर से पेड़ों के अंदर की तरफ जाते गए। यहाँ आर्मी मेंबर बहुत पीछे छूट गए थे और उस घने जंगल में मुरझाए हुए पेड़ों के बीच से हम निकल रहे थे। कभी कभी तो पेड़ बिल्कुल सही होते, उन्हें हाथ लगाकर हम देखते, उन्हें कुछ नहीं हुआ होता, मिट्टी भी बिल्कुल सही, लेकिन बीच बीच में ऐसे पेड़ आ रहे थे जो बहुत ज़्यादा गले हुए थे, राख बने हुए थे। और एक पेड़ को जब मैंने उंगली लगाई थी वो इस तरह से धराशाही हो गया था जैसे राख का ढेर लगा हुआ हो। एक मुट्ठी में उस पूरे पेड़ की राख को मैं रख सकता था। इतने बड़े पेड़ की राख इतनी छोटी सी रह गई थी। मैं देखता रह गया था उस पेड़ को गिरते हुए और उसके बाद हमें और आगे बढ़ना था। वहाँ गाड़ी के टायरों के निशान बने हुए थे और ये बड़े टायरों के निशान थे। आम तौर पर काम के लिए ऐसे बड़े टायरों वाली बड़ी बड़ी गाड़ियों का इस्तेमाल नहीं किया जाता। ये आर्मी की गाड़ियों के टायर थे और बहुत ज़्यादा निशान थे वहाँ पर, बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ आगे गई हुई थीं। आखिर कैसी बीमारी है जिसके लिए इतनी ज्यादा आर्मी को यहां पर लॉक किया गया है? काफी आगे बढ़ने के बाद हमें फिर से आर्मी के कुछ लोग मिले। उन्होंने कंटीली तारों से उस इलाके को बिल्कुल सील किया हुआ था। कहीं कहीं तो पहाड़ों के ऊपर से रास्ता निकल रहा था और वहां कमांडो के भी कई लोग थे जिन्होंने इसी तरह का सूट पहना हुआ था। वो भी घबराए हुए हमारी तरफ देख रहे थे और कुछ लोगों ने तो मुझसे पूछा, आखिर अंदर हुआ क्या है? मैं तो ये सवाल उनसे पूछना चाहता था।
यकीनन इस लेयर के लोग भी अंदर हुई घटनाओं के बारे में ज़्यादा नहीं जानते होंगे, लेकिन उनसे कुछ सवाल करने के बाद मैं ये तो पता कर पाया था आगे हमें क्या देखने को मिलेगा। उन्होंने कहा है कुछ ऐसे पेड़ हैं जिनकी जड़ें काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं, वो बाहर निकल आई हैं, लेकिन काले रंग की जड़ें हैं वो। उसके बाद मैंने कहा कि बीमारी कौन सी है जो यहाँ पर फैली हुई है, तो उन्होंने कहा इसके बारे में हमें नहीं पता। अगली लेयर में जो आर्मी लगी हुई है उन्हें शायद इसके बारे में पता होगा, लेकिन हमें इंस्ट्रक्शन है कि अंदर वाली उस लेयर तक जाना नहीं है। चाहे कुछ भी हो जाए, यहाँ से और अंदर हमें जाने की इजाज़त नहीं है। आपको इजाज़त होगी इसलिए आप अंदर जा सकते हैं। उससे आगे निकलते हुए मन घबरा रहा था। ऐसा लग रहा था कि आगे कुछ बहुत ही भयानक है जिसका सामना करना पड़ेगा। और उस लेयर से आगे बढ़ते ही जंगल का वो भाग अजीब सा था। सच में काले रंग की जड़ें जमीन से निकली हुई थीं और ये किसी पेड़ की जड़ नहीं थी। काले रंग की जिंदा मांस जैसी जड़ें, उनको जैसे काटा नहीं जा पा रहा था, वो अपने आप रिकवर कर रहे थे। हमने ब्लेड से कुछ हिस्से को काट कर अपने पास रखने की कोशिश की, लेकिन जितने में हमने ब्लेड चलाया वो मांस का हिस्सा अपने आप जुड़ जाता। बड़ी तेजी से वो जड़ें थोड़ी थोड़ी हिल रही थीं, लेकिन मिट्टी से निकली हुई थी। किसी पेड़ की जड़ें नहीं थी, जैसे किसी जानवर के शरीर के हिस्से हों। हमें और आगे बढ़ते हुए जो पेड़ दिखे वो काले रंग के जरूर हो चुके थे, लेकिन चमकीले से थे। उनके पत्ते भी पारदर्शी हो गए थे, जैसे उनसे सारी शक्ति सोख ली गई हो, सारा पोषण सोख लिया गया हो, लेकिन उन्हें छुआ तक नहीं गया हो। पेड़ों के तने भी कई जगह से पारदर्शी थे। कुछ पेड़ जैसे केसरी रंग के हो गए थे, उनमें जैसे जहर भर रखा हो। वो चमकता हुआ केसरी रंग था। और आगे बढ़ते हुए पेड़ों के डिजाइन भी बदल चुके थे। पेड़ घुमावदार हो गए थे। जमीन से निकला पेड़ आसमान की तरफ जाता है, लेकिन यहाँ पर पेड़ ऐसे थे जमीन से निकलकर घूमकर दोबारा जमीन में गड़े हुए थे, जैसे एक बहुत बड़े पेड़ को हाथ से मोड़कर इस तरह से बना दिया गया हो। हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे उन जड़ों की संख्या ज्यादा थी और पेड़ों की संख्या कम हो रही थी। कई जगह पर उन जड़ों को हिलते हुए भी देखा मैंने। मैं डॉक्टर की तरफ देख रहा था। वो तीनों घबराए हुए खुद नहीं जानते थे। उन्होंने कभी ऐसी चीजें नहीं देखी थी और मैं अपनी डायरी में हर चीज नोट करता जा रहा था। और यहाँ आकर मुझे पता चला क्यों डायरी में नोट करना ज्यादा जरूरी है। हमारे सारे उपकरण बंद पड़ चुके थे। वो चीज जिसमें बैटरी होती है वो नहीं चल रही थी। इलेक्ट्रॉनिक सामान बंद पड़ गया था। मोबाइल जिसकी बैटरी 90% थी वो भी ऑन हुआ ही नहीं। कैमरे बंद पड़ गए। हर इलेक्ट्रॉनिक चीज बंद थी। इसी कारण सब कुछ नोट करने के लिए डायरी का इस्तेमाल करना पड़ रहा था। हो क्या रहा है यहाँ पर मैं नहीं जानता था, लेकिन घबराया हुआ अब भी हमें आगे जाना था। मैं खुफिया एजेंसी से नाता रखता हूँ, लेकिन पूरी जिंदगी में ऐसी घटना की जानकारी ना कभी सुनी थी ना कभी देखी थी। आज पहली बार इससे सामना ही हो गया था। और हम आगे बढ़ते रहे और आगे जैसे जले हुए पेड़ थे जिन पर से धुआं निकल रहा था। और जब हम उन पेड़ों के पास पहुंचे तो आग बाहर से नहीं पेड़ों के अंदर से लगी हुई थी। अंदर से बिल्कुल कोयला बने हुए थे वो पेड़ और धुआं वहां चारों तरफ फैला हुआ था। वो धुएं का रंग सफ़ेद था जिस कारण आसपास देखने में मुश्किल हो रही थी। और वो जड़ें भी वहां पर इस तरह से फैली हुई थी जैसे पेड़ों को धीरे धीरे सड़ा रही हों। इसके बाद हमें आर्मी के कुछ लोग दिखे और ये तीसरी लेयर थी। यहाँ पर भी कंटीली तारें लगाई गई थी। यहाँ पर तो बंकर भी बनाए गए थे। यहाँ पर मैंने कई गाड़ियाँ देखी आर्मी की जिनमें हथियार रखे हुए थे। कुछ तोपें भी देखी और इसे देखकर ऐसा महसूस हो रहा था जैसे आगे जंग लगी हुई हो। वो घबराए हुए चेहरे बहुत ही हैरानीजनक थे। हमारी इस टीम को देखकर उन्होंने पहले बंदूक ही तान ली थी। हमारी पूरी चेकिंग की गई। मैं उन्हें बताता रहा, अपना कार्ड दिखाता रहा, लेकिन वो भरोसा नहीं कर रहे थे। पूरी चेकिंग करने के बाद ही उन्होंने हमसे सही तरह से बात करना शुरू किया। वो हमसे पूछ रहे थे, आपको क्या पता है आगे के बारे में? हमने कहा, हमें कुछ नहीं पता।
पीछे आर्मी के लोगों को भी कुछ नहीं पता है और हम इसी तरह से आगे बढ़ते आए हैं। जो हमने देखा वो तो जानकारी हमारे पास है, लेकिन इसके आगे की जानकारी हमारे पास नहीं है। सारी चेकिंग करने के बाद उन्होंने इशारा दे दिया हमें आगे बढ़ने के लिए। वो जान गए थे हम रॉ की तरफ से आए हैं और आगे हमें कुछ पता करना है। हम उस लेयर को पार करते जैसे ही आगे पहुंचे थे, वो मिट्टी का रंग भूरा भूरा सा था, जैसे रेत बिछी हुई हो। ये कोई रेगिस्तानी इलाका नहीं है, यहाँ पर इस तरह की रेत नहीं मिलती। क्यों ये मिट्टी रेत जैसी बन गई थी और आगे पेड़ बिल्कुल नहीं थे। वहाँ पर ऐसा लग रहा था जैसे तारकोल बिछा हुआ हो। पास आकर डॉक्टर ने कहा, तुम्हें क्या लगता है ये क्या चीज़ है? मैंने कहा, मुझे नहीं पता, ऐसा लग रहा है यहाँ पर तारकोल ही तारकोल बिछाया गया है। तो डॉक्टर ने कहा, पेड़ हैं ये पेड़ कुछ ऐसे बन गए हैं। कैसे हुआ ये? हर लेयर के आगे कुछ अजीब अजीब चीज है। ये पेड़ पिघलकर इस तरह से काले बने हैं। ये गर्मी के कारण नहीं पिघले हैं, जैसे बायोलॉजिकल इन्फेक्शन हुआ है जिसने ऐसा कर दिया है। वहां पर बदबू ही बदबू घिरी हुई थी और बिल्कुल काली सी जमीन दिख रही थी जिसके नीचे रेत थी। यह काला रंग पिघले हुए पेड़ों का था और नीचे वो रेत। वहां कदम बढ़ाने में मुश्किल हो रही थी क्योंकि पैरों पर भी वो तारकोल सा लग रहा था। पिघला हुआ तारकोल इस तरह से हमें भ्रम दे रहा था कि हम वहीं पर चिपक कर रह जाएंगे, लेकिन वो ज्यादा चिपचिपा नहीं था। वहां से हमें काफी आगे तक चलना पड़ा था और आगे हमें कुछ घर नजर आ रहे थे। उन घरों से थोड़ा थोड़ा धुआं भी निकल रहा था। हम जैसे जैसे उनके पास जाते जा रहे थे, हमें नजर आ रहे थे वहां पर बहुत सारे घर थे। ये शायद एक गांव था, लेकिन बहुत करीब पहुंचने के बाद उन घरों की दीवारें अजीब सी थी, जैसे पारदर्शी हों। ऐसा लग रहा था वहां पर कोई ना कोई अंदर है। उन घरों के पास पहुंचकर हमने देखा लोग उन घरों के अंदर छिपे हुए थे। वो डर रहे थे, वो कांप रहे थे, लेकिन घरों से बाहर नहीं आ रहे थे। यहाँ कैसी बीमारी फैली है जो इस तरह लकड़ी के घरों को भी पारदर्शी बना चुकी है? उसके बाद कुछ घरों के बाहर हमें लाशें नजर आईं। इंसानी लाशें इस तरह से गल चुकी थी कि बदबू ही बदबू फैली हुई थी। वो लाशें काले रंग की हो गई थी और जेल सी बन गई थी। डॉक्टर ने अपने हाथ से एक औजार निकाला और उस लाश के शरीर का एक हिस्सा काट कर उसे अपने बैग में डालने की कोशिश की, तो उसने देखा वहां पर लाश का एक हिस्सा काटा हुआ था, लेकिन वो अपने आप खुद को ठीक कर रहा था। डॉक्टर ने कहा, ये देखो, ये लाशें मरे हुए इंसानों की हैं, लेकिन जैसे इनका शरीर जिंदा हो, खुद को अपने आप ठीक कर रहा है। मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। यहाँ कुछ तो ऐसा है जो हमारी समझ से बाहर है। यहाँ घरों के ऊपर भी जड़ें चढ़ी हुई थी। पेड़ मौजूद नहीं थे, लेकिन हर जगह काले रंग की जड़ें ही जड़ें थीं और उनसे आगे निकलने में मुश्किल हो रही थी। यहाँ बहुत सारी लाशें थीं। उनके शरीर पर कपड़े भी थे, लेकिन अंदर शरीर काले रंग का हो चुका था, गल चुका था। फिर भी बायोलॉजिकली उन्हें डेड नहीं कहा जा सकता। किसी बीमारी के कारण वो शरीर अपने घाव को भर रहा था, लेकिन ये इंसानी चमड़ी नहीं रही थी, कुछ और ही बन चुकी थी। वहां पर हमने कई घरों के दरवाजे खटखटाए थे। वो दरवाजे भी जेल जैसे बने हुए थे, जिन पर हाथ मारने के बाद भी आवाज निकल नहीं रही थी, लेकिन पारदर्शी होने के कारण उनके अंदर छिपे बैठे लोग समझ गए थे हम उनसे बात करना चाहते हैं। वो कांपते हुए बाहर निकले थे और उनकी नज़र इस तरह से झुकी हुई थी जैसे वो बहुत ज़्यादा डरे हुए हों। उन्हें पता ही नहीं था यहाँ पर हो क्या रहा है, और मैंने कई सवाल उनसे पूछे थे जिनके जवाब ही बड़े अलग से मिल रहे थे। मैंने पूछा था कौन सी बीमारी है जिस कारण ये सब हो रहा है, तो उन्होंने कहा ये बात तो हमें भी समझ में नहीं आ रही। कई लोग रात को घर से बाहर निकलते हैं और सुबह इस तरह लाश बन जाते हैं। कई घरों के अंदर इस तरह से लाश बन गए हैं, और यहाँ पर जब से आर्मी आई है तब से ना हमें बाहर जाने दिया जा रहा है और ना ही गांव छोड़ने दिया जा रहा है। यहाँ पर किसी तरह की कोई बीमारी है जो यहाँ से बाहर नहीं जानी चाहिए, ये हमें बताया गया है।
खाने पीने का सामान, हर तरह की चीज हमें दी जा रही है, लेकिन हमें इस गांव को छोड़ने नहीं दिया जा रहा। मैंने गांव वाले एक आदमी से पूछा था कि यहाँ पर आखिर ये सब हुआ कब से, तो उसने कहा वो सामने जो बड़ी सी पहाड़ी है उसके पार एक रात बहुत ज्यादा रोशनी निकलना शुरू हो गई। काफी भारी सी आवाज आई थी, ऐसा लगा था कोई ना कोई वहां पर आग जलाकर रह रहा है या कोई बड़ा धमाका कर चुका है। उसके बाद अचानक यहाँ पर आर्मी आ गई और इतनी ज्यादा संख्या में आर्मी वहां उस पहाड़ी पर गई है कि हमें खुद नहीं पता। हर तरफ कंटीली तारें लगी हुई हैं और वो देखो सामने आर्मी वाले यहाँ भी छिप छिप कर रह रहे हैं। उन्होंने बंकर बना रखे हैं। बस ये जड़ें हैं जो लोहे तक को काट रही हैं। ये जड़ें किस चीज़ की बनी हैं हमें नहीं पता, किस पेड़ की बनी हैं ये भी नहीं पता, लेकिन ये जिसको भी छूती हैं उसका आकार बदल देती हैं, जैसे उन्हें चूस लेती हैं। सच में वो जड़ें जिंदा लग रही थीं। किस पेड़ की थी वो जड़ें ये हमें जानना था और उस गांव को छोड़कर हम अब उस पहाड़ी की तरफ बढ़ने लगे थे। वहां पर लगी कंटीली तारें दूर से चमक रही थीं। पता लग रहा था ये अगली लेयर है और चलते चलते हम उस पहाड़ी के लगभग शिखर तक पहुंचे थे। उसके पार जाने का वही एक लौता रास्ता था और वहां पर भीड़ जमी हुई थी। आर्मी के लोग हमें देखकर भौंचक्के थे और हमें गिरफ्तार कर लिया गया था। वो समझ नहीं पा रहे थे हम कहाँ से आए हैं। आईडी कार्ड दिखाए गए, हमारी तलाशी ली गई, हर बैग के हर सामान को खंगाला गया। उसके बाद हमसे बात शुरू हुई। वहाँ पर कोई भी आर्मी मेंबर अपना नाम तक नहीं बता रहा था। यहाँ पर कोड रेड लगाया गया था जिसका मतलब है इमरजेंसी चल रही है। कोई भी किसी को कोई बात नहीं बताएगा। जितनी छिपा कर रखी जा सकती है उतनी छिपाई जाएगी, लेकिन हमें वहाँ से आगे निकलना था। मैंने वहाँ आर्मी के जो सीनियर अफसर हैं उनसे बात की। वो 3 लोग थे जो हमारी टीम के सामने खड़े थे और हमारे सवालों का जवाब दे रहे थे। मैंने उनसे पूछा आखिर इससे आगे हुआ क्या है, और गांव वाले कह रहे हैं कि इसी पहाड़ी के पीछे से कोई धमाके की आवाज़ आई थी, कोई रोशनी निकली थी, उसके बाद से ये सब होना शुरू हो गया है। आपको क्या लगता है? तो उस आर्मी ऑफिसर ने घबराते घबराते हमें बताना शुरू किया था। हमें भी इसकी जानकारी मिली थी और मैं चौथी टुकड़ी से हूँ। इससे पहले 3 टुकड़ियाँ यहाँ इस पहाड़ी पर तैनात की गई थी। उन्हें ऑर्डर थे कि जल्दी से जल्दी आगे पहुंचकर पूरी खबर लेकर आएं, और वो आगे गई हुई हैं, कभी वापस नहीं आई। ये लास्ट लेयर है, इसके बाद कोई लेयर नहीं बनाई जाएगी और हम ही आखिरी हैं, इसलिए आगे की हर जानकारी हमें होना बहुत ही ज़रूरी है। जो आगे जाता है वो वापस आता ही नहीं। ये बात सुनकर मैं काफ़ी घबरा गया था और फिर मैंने उनसे सवाल किया आखिर आगे कितने लोग जा चुके हैं? तो उन्होंने कहा करीबन 1500 लोग। 1500 लोग आके गए हैं और उनमें से कोई भी वापस नहीं आया। हमने हेलीकॉप्टर से आगे का नक्शा बना लिया है। वहां पर एक बड़ा सा खड्डा है। उस खड्डे के अंदर से बहुत ज़्यादा जड़ें निकली हुई हैं और यही इन जड़ों का केंद्र महसूस हो रहा है। वहीं पर तुम्हें जाना होगा, इसीलिए रॉ की खास टीम आई है जिसमें खास डॉक्टर्स हैं और भी सब लोग हैं। हमें नहीं पता कि आर्मी वाले बाहर क्यों नहीं निकल पा रहे हैं, लेकिन आपको आगे जाकर ये पता करना होगा और जहां से खतरा महसूस हुआ वहीं से वापस लौट आना। हमें बहुत सारे हथियार दे दिए गए थे। हमें बुलेट प्रूफ जैकेट्स पहना दी गई थी। हमारे पास हर तरह का सामान था, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक सामान यहाँ पर काम ही नहीं कर रहा था। उनके कई हथियार तो बिल्कुल नाकारा हो चुके थे। हाईटेक हथियारों का यहाँ काम ना करना समझ से बाहर था। यहाँ पर तो कंपास भी काम नहीं कर रहा था। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इस तरह से यहाँ पर अलग अलग दिशा पर बहाव बना रही थी जो समझ से बाहर था। हमारे साथ वैज्ञानिकों की टीम भी थी और उनके दिमाग से भी हर चीज़ ऊपर से निकल रही थी। उन्होंने कहा ये तो नियमों के विरुद्ध लग रहा है, यहाँ पर हो क्या रहा है हमारी समझ में नहीं आ रहा। हमें अब आगे बढ़ना ही था। उस पहाड़ी को पार करते ही हम समझ गए वो आर्मी वाले क्या कह रहे थे। हम 15 लोगों की टीम वो सामने बने बड़े से खड्डे को देख रही थी जो उस पहाड़ी के नीचे था। हमें उसी खड्डे के अंदर तक जाना था।
उस खड्डे के जैसे जैसे हम करीब जाते रहे हमें नजर आना शुरू हो गया उसके अंदर से किस तरह से जड़ें निकली हुई हैं और यहाँ पर जड़ें इस तरह से हिल रही थीं जैसे कुछ चूस कर अंदर की तरफ ले जा रही हों। वो लहरें बनती हुई उस खड्डे के अंदर वो जड़ें जा रही थीं और अंदर से थोड़ी थोड़ी रोशनी भी निकल रही थी। यहाँ पर अंधेरा हो चुका था और अंधेरे में भी हमें वो सफ़र करना ही था। उस खड्डे के पास पहुंचकर हमें समझ में आया ये कितना विशाल खड्डा है, जैसे कुछ जमीन में धंस गया हो या कोई बड़ा सा परमाणु बम यहाँ पर गिरा दिया गया हो। ये इस आकार का खड्डा था, लेकिन काले रंग की जड़ों ने ऐसा बनाया हुआ था जैसे किसी जीव ने इसे बना दिया हो। उसके बाद हमें नीचे लटकती वो रस्सियां नजर आईं जो सीढ़ियों का काम दे रही थीं। उनसे फट्टे लगाए गए थे और शायद इसी के सहारे नीचे वो आर्मी वाले गए होंगे। हम 15 के 15 लोग जान को हथेली में रखे नीचे उतरने की कोशिश कर रहे थे और उन जड़ों पर भी बहुत सारी लाइट्स टांगी हुई थी। वो जल रही थी, उन पर इसका कोई असर नहीं हुआ था, जैसे खास चीज़ों को यहाँ पर काम करने दिया जा रहा था और बाकी चीज़ों को काम नहीं करने दिया जा रहा था। यहाँ ऊपर तक तो रोशनी थी, लेकिन उस सीढ़ी के सहारे नीचे उतरते उतरते हमें पता लगा हम कितना नीचे उतर आए हैं। उस खड्डे में लगभग 150 मीटर नीचे तक पहुंच आए थे हम और यहाँ पर भी जड़ें काफ़ी बारीक सी थीं, लेकिन अजीब तरह से फैली हुई थीं जैसे जाल बिछा रखा हो। हमें अब तो उनके ऊपर ही पैर रखना था, लेकिन फिर भी डर था कहीं वो हमारे साथ भी वैसा ना करें जैसे गांव वालों के साथ किया था। वो काले रंग की लाशें देख घबराहट हो रही थी। वहां नीचे उतरकर एक तरफ जाने का रास्ता बना हुआ था, जैसे कोई सुरंग बना रखी हो। हम उस सुरंग के पास पहुंचे तो हमें लगा ये इंसानों द्वारा बनाई गई सुरंग है, लेकिन उसका ढांचा इस तरह से बना हुआ था जैसे अंदर से बाहर की तरफ बनी हो। तभी हमारा दिमाग चलना शुरू हो गया था, ये आर्मी वालों ने नहीं बनाई होगी। जो भी ये पेड़ या जीव है जो अंदर से निकल रहा है, इसी ने इस सुरंग को बनाया होगा। इस सुरंग के और अंदर तक जाके हमें ये पता चलेगा अंदर से क्या निकल रहा है। वो जड़ें अब बहुत ज़्यादा बारीक हो चुकी थी, जैसे हम धीरे धीरे उसके केंद्र की तरफ जा रहे थे। वहाँ उस गुफा के अंदर जाकर हमें जो नज़र आया, हमारे पैरों तले ज़मीन खिसक चुकी थी। वो आर्मी वाले लोग यहाँ हमें दिख रहे थे। उन जड़ों के अंदर उनके सर धंसे हुए थे और सर उनके साथ चिपके हुए थे, जैसे शरीर से निकलने वाली नसें उन जड़ों के साथ जुड़ चुकी थी। वो इंसानी शरीर थोड़ा थोड़ा हिल रहे थे, दिल की धड़कन चल रही थी। वो मरे नहीं थे, जिंदा थे, लेकिन उन जड़ों का हिस्सा बन चुके थे। वो जिंदा या लाश दोनों कहलाने लायक नहीं थे। हम उन्हें जिंदा लाशें कह रहे थे जो सैकड़ों की संख्या में उस गुफा में थीं। वो जड़ें उन्हें जैसे अपने काम में ले रही थी, उनसे कुछ निकाल रही थी। वहां पर डॉक्टर उन शरीरों को देखकर हाँफ रहे थे। उन्होंने कहा, इनके सर मौजूद नहीं है, सर जैसे काट कर कहीं पहुंच गए हों और ये शरीर इन जड़ों का हिस्सा बन चुके हैं। अगर हम इन्हें हाथ लगाएंगे तो मुझे लगता है इन जड़ों को पता चल जाएगा ये कोई बायोलॉजिकल जीव है जो इंसानों के शरीर के साथ भी जुड़ सकता है। हम उस गुफा में जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे थे, वो लाशें उन जड़ों से टंगी हुई थीं, जैसे फल पेड़ से टंगे हुए होते हैं। उनकी थोड़ी थोड़ी उंगलियां हिल रही थीं, उनके थोड़े थोड़े पैर हिल रहे थे, लेकिन उनके शरीर बिल्कुल सही सलामत लग रहे थे, जैसे उनके साथ कुछ किया ना गया हो। अगर यहाँ पर अजीब सी बीमारी होनी चाहिए तो इन शरीरों के साथ भी वैसा ही होना चाहिए। हमने हथियार अपने हाथों में रख लिए थे, डर के मारे बुरा हाल था। ये जड़ों में हम कैसे समा जाएंगे हमें पता तक नहीं चलेगा। हम बचते बचाते उस गुफा में और अंदर तक जा रहे थे और कई लोग तो तैयार थे खुद मरने के लिए। उन्होंने कहा यहाँ पर विस्फोट कर देंगे, भले ही हमारे शरीरों के परखच्चे उड़ जाएंगे, लेकिन ये जो भी जीव है, जो भी पेड़ है जो जमीन से निकला है, उसे हम खत्म कर देंगे। उस गुफा में आगे बढ़ते बढ़ते उसके अंत तक पहुंच आए थे। आगे एक खुला हुआ हॉल था जिसकी साइड में ईंटें लगी हुई नजर आ रही थी, लेकिन ये मिट्टी या पत्थर की बनी ईंटें नहीं थी, अजीब सी नरम मांस की बनी हुई ईंटें जो हिल रही थीं।
उन ईंटों के अंदर से रोशनी भी निकल रही थी और कई बार तो ऐसा भी महसूस होता जैसे आसमानी बिजली उनके बीच से निकलती हुई आगे बढ़ रही हो। ये कोई एलसीडी स्क्रीन लग रही थी और हमारा दिमाग घूम चुका था। हम उस हॉल तक पहुंचे और हमारे सामने उससे भी भयानक नजारा था। वहां पर जैसे बड़े बड़े पानी के कंटेनर्स बनाए गए थे जिनमें अजीब से शरीर वाले प्राणी थे। वो आधे इंसान और आधे जानवर जैसे लग रहे थे। हम उन कंटेनर से आगे निकलते रहे और उन अलग अलग जीवों को देखते रहे। कुछ तो थोड़े थोड़े जानवर जैसे लग रहे थे, जबकि कुछ के आकार तो हमारी समझ से बाहर थे। कुछ के कई हाथ थे तो कुछ की कई बाजुएं, कई बड़े बड़े सर वाले तो कई के 3 से 4 सर भी थे। कैसे जानवर हैं ये? यहाँ पर चल क्या रहा है? ऐसा लग रहा था यहाँ पर एक्सपेरिमेंट चल रहा हो। लेकिन ये कंटेनर्स, इनसे निकलने वाली जड़ें, यहाँ पर तारें नहीं नजर आ रही थीं, बस हर काम इन जड़ों ने किया हुआ था। इनके आकार भी अपने आप थोड़ा थोड़ा बदल भी रहे थे। उन कंटेनर से आगे निकलने में बहुत ज़्यादा समय लग रहा था और वहाँ पर छत पर भी ऐसे कंटेनर्स थे। इनकी संख्या हजारों में थी। वो बड़ा सा हॉल था। लगभग आधे घंटे तक चले थे हम। आप समझ सकते हैं कितने तरह के जानवर देखे होंगे हमने। हर कंटेनर में पिछले से अलग तरह का जीव था और उससे आगे निकलकर फिर से एक सुरंग सी आ गई। इस सुरंग में सफ़ेद रंग की जड़ें थीं जो पारदर्शी थी लेकिन हिल रही थीं। उनके अंदर से निकलने वाली वो आसमानी बिजली बार बार आंखों को चुंधिया सी देती। कभी कभी उस सुरंग के अंदर से एक लहर सी आती जो हर जड़ में समान सी होती। हम थोड़ा सा हिल जाते। हम उन जड़ों के ऊपर से चलकर जा रहे थे और ऐसा लग रहा था वो जड़ें थोड़ा हिलकर हमें जगह दे रही हों। वो खुद ब खुद जगह दे रही थी हमें आगे बढ़ने की और इस चीज़ से हम ज़्यादा डरे हुए थे। कई बार तो वो डॉक्टर हथियार निकालकर उन जड़ों पर गोलियां चलाने की कोशिश करते। मैं उन्हें रोक देता। ये सही समय नहीं है। मुझे नहीं पता उन जड़ों पर गोली चलाने के बाद वो क्या करेंगी। वो साधारण पेड़ों की जड़ें नहीं हैं, कुछ और हैं जिसका जवाब हमें आगे मिलने वाला है। उस सुरंग में और ज़्यादा आगे जाने के बाद फिर से एक बड़ा सा हॉल था, लेकिन ये हॉल लोहे का बना हुआ लग रहा था। अंदर छोटे छोटे पुर्जे थे, लेकिन उन पर भी वो काले रंग की जड़ें चढ़ी हुई थीं। यहाँ पर काले रंग की जड़ें थीं, सफ़ेद रंग की जड़ें थीं, अजीब भूरे रंग की जड़ें थीं। यहाँ पर थोड़ा थोड़ा रेत था। यहाँ पर काले रंग की चमड़ी ज़मीन पर पड़ी हुई थी। यहाँ कई रंगों की और भी चीज़ें थीं जो हमारी समझ से बाहर थीं। दीवारों पर लाल रंग का खून जैसे टपक रहा था, लेकिन वो खून नहीं था। नीचे गिरते ही वो काले रंग में बदल जाता, जैसे वो अपना रूप बना रहा हो। लेकिन उससे ज़्यादा डरावनी चीज़ हमारे सामने थी। 3 सफ़ेद रंग के गंजे से इंसान जिनका कद 10 से 15 फुट के बीच होगा। उनके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था, लेकिन उनकी चमड़ी इंसानी नहीं थी। शरीर भले ही इंसान जैसे लग रहे थे, लेकिन उनकी पीठ देखकर ऐसा ज़रूर लग रहा था ये इंसानों से मिलते जुलते हैं, लेकिन इंसान नहीं है। हमने और कदम आगे बढ़ाए और उन पर गन तान दी थी। हमें नहीं पता था ये क्या चीज़ है, लेकिन वो जड़ें भी उनके पास से गुजरती हुई आगे बड़े काले रंग के उन बक्सों में जा रही थी। क्या होगा उन बक्सों में? हर तरफ जड़ें उन्हीं में से निकल रही थी। जैसे हम केंद्र तक पहुंच आए थे, उन सफ़ेद रंग के जीवों ने जब घूमकर हमारी तरफ देखा तो उनके चेहरे देखने लायक थे। वो सफ़ेद रंग के चेहरे जिनकी आंखें काली थी, लेकिन उनमें पुतलियां नहीं थी। उनके नाक नहीं थे, लेकिन मुंह काफ़ी लंबा सा लग रहा था। सर काफ़ी बड़ा सा था। चिकनी सी चमड़ी जो काफ़ी चमक रही थी। और जैसे ही उन्होंने एक एक कदम आगे बढ़ाया, उनकी चमड़ी का रंग भी बदल रहा था। जैसे हर अलग एंगल पर उनका रंग अलग सा लगता। कहीं पर तो वो लाल सा लगता, तो कभी हरे रंग के बन जाते वो, कभी कभी पारदर्शी से बनते जैसे हमारे सामने से गायब हो जाते हों। और यहाँ पर उन डॉक्टर्स ने गलती कर दी थी। वो सफ़ेद जीव बस हमारी तरफ बढ़े ही थे और एक डॉक्टर ने गोली चला दी। उस एक डॉक्टर की गोली के बाद हमारी पूरी टीम उन पर गोलियां चला रही थी और मैं भागकर एक तरफ चला गया और उन्हें रुकने के लिए कह रहा था।
दुश्मन अगर हमला ना करे तो हमें पहले हमला नहीं करना चाहिए। इसके बावजूद भी वो गोली चला रहे थे। हमें मालूम नहीं था दुश्मन कितना ताकतवर है, और ये सब चीजें देखकर इतना तो समझ में आ गया है कि हमसे ज्यादा हाईटेक हैं वो। मैं तो एक तरफ छिप गया था। उन गोलियों की गड़गड़ाहट के बीच उन जीवों ने अपना थोड़ा रूप बदला था और उन जड़ों से वो निकलकर जैसे सबको पकड़ चुके थे। वो जड़ें उन सबको अंदर समा रही थी और कुछ ही देर में मैंने देखा उनके सर उन जड़ों के अंदर थे, अंदर जैसे घुल गए हों। वो पारदर्शी जड़ें हो चुकी थी और अंदर सर इस तरह से घुला जैसे एसिड में पहुंचकर शरीर गल सा जाता है। फिर भी कोई मरा नहीं था। शरीर तड़प रहे थे, हिल रहे थे और उन जड़ों पर उसी तरह से पेड़ पर लगे फलों की तरह लटकने लगे थे। वो जीव खुद पर लगी उन गोलियों को जैसे महसूस कर ही न रहे हों। उनके शरीर एक ही पल में जैसे सही हो गए थे। उन गोलियों का असर उस पूरी जगह पर हुआ ही नहीं। जहां जहां गोली लगी वहां छेद हुआ, लेकिन अपने आप बाद में भर गया। वो जड़ें जैसे बहुत तेजी से रिकवरी कर रही थीं और उनसे ज्यादा तेजी से वो सफेद रंग के 3 जीव। ये सब देखकर मैंने गन नीचे रख दी थी। मैं जान गया था इनसे जीता नहीं जा सकता। मैं इन बंदूकों से इन्हें मार नहीं सकता। ये कुछ और ही है। ये कोई खास एक्सपेरिमेंट लग रहा था। मैं उस कंटेनर से आगे निकल आया। मैं बिल्कुल उन तीनों के सामने था और रहम की भीख मांग रहा था। मैं मरना नहीं चाहता था। अगर आपको पता है कि दुश्मन को मारा नहीं जा सकता तो समझौता करना समझदारी होता है। मैं समझौते के लिए खड़ा था। वो तीनों हमारी तरफ झांक रहे थे जैसे कोई परजीवी हो। उन्हें जैसे हमारी भाषा समझ में ना आ रही हो। मैं गिड़गिड़ाता रहा लेकिन वो कुछ बोले नहीं। मुझ पर कोई हमला भी नहीं हुआ था, इसीलिए अब भी मैं माफी मांगे जा रहा था। कुछ देर बाद सामने खड़ा वो एक सफेद सा आदमी मुझे कहने लगा, ठीक है, तुम जा सकते हो। दोबारा यहां आए तो मारे जाओगे। मैं कांपता हुआ बाहर निकलने की कोशिश तो कर रहा था, लेकिन अब मन में बहुत सारे सवाल थे। वो 2 सफेद आदमी से अपने काम पर दोबारा लग गए थे। उन जड़ों में उंगलियां गाड़ चुके थे और कुछ कर रहे थे जो मेरी समझ से बाहर था। मैंने एक सवाल पूछ ही लिया, क्या तुम किसी एक्सपेरिमेंट के कारण ऐसे हुए हो? क्या यहां पर सरकार कोई खतरनाक सा एक्सपेरिमेंट कर रही है जिस कारण तुम्हें ये सब हुआ है? क्या ये बीमारी यहां फैल जाएगी और हम सब मरने वाले हैं? मेरे सवाल को सुनकर वो सफेद सा जीव जैसे एक झटके में मेरे करीब आ गया और मुझे ऊपर से नीचे की तरफ देखने लगा। और तभी उसने कहा, तुम्हें लगता है तुमने हमें बनाया है? क्या तुम्हें पूरी सच्चाई पता भी है? मैंने अपनी नजरें झुका ली थीं और उस जीव ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें अब भी ये लगता है कि तुम ही सबसे शक्तिशाली हो, तुम ही सबसे तेज दिमाग हो। बाकी जानवरों से ज्यादा सोच पाने के कारण तुम्हें लगता है धरती के मालिक तुम हो। तुम खुद ही बने, इस तरह से दिमाग बनाया और धरती का वातावरण बदल दिया। तुम्हें सच्चाई नहीं पता है। मैंने घबराते हुए शब्दों में कहा, सच्चाई नहीं पता है? मैं नहीं जानता आप किस चीज के बारे में कह रहे हो, लेकिन आप यहां पर कैसे निकल आए और किस तरह की बीमारी वो जो बाहर फैली हुई है? तो उसने जो बताया मेरी सोच से परे था। उसने कहा, वो तुम्हें बीमारी लगती है। तुम्हारा जीवन स्रोत तुम्हें एक बीमारी लगता है। इसी से तो तुम्हारा निर्माण हुआ है। एक ग्रह जिस पर जीवन कभी बन ही नहीं सकता, कैसे उस पर अपने आप जीवन आ जाता है? क्या तुम्हें पता है? शायद तुम अभी रिसर्च कर रहे हो। उन इंसानों को जब हमने सोखा तो भाषा भी सीखी, ज्ञान भी सीखा, और हम जानते हैं तुम इंसान कितनी तरक्की कर चुके हो, क्या क्या जान चुके हो और अभी कहां तक और जाना है। क्या तुम्हें पता है धरती पर जीवन आया कैसे? कैसे अपने आप वातावरण बन गया? कैसे अपने आप ये धरती धुरी पर घूमने लगी? इसका चांद कैसे बना? कैसे ये रहने लायक बनी? कभी सोचा है तुमने? मैंने कहा, हाँ, यही तो एवोल्यूशन है। हमारे शरीर धीरे धीरे बेहतर होते गए। हम पहले बंदर हुआ करते थे, उससे भी पहले छोटे जीव हुआ करते थे। धीरे धीरे हमने इस तरह से विकास किया।
कई जानवर दिमाग नहीं बना पाए, हमने दिमाग बना लिया और अब हम यहाँ तक पहुँच पाए हैं, अपनी भाषा बना पाए हैं। इस तरह से टेक्नोलॉजी आगे बढ़ा पा रहे हैं। तो वो जीव मुस्कुराने लगा। तो तुम्हें ये सब लगता है, लेकिन ये सब तो बहुत बाद में हुआ। इससे पहले क्या हुआ, क्या वो तुम्हें पता है? मेरे मन में कई सवाल थे, लेकिन उसने जो जो पूछा था सच में मेरे पास जवाब नहीं था। तो मैंने भी उससे सवाल कर लिया, तो बता दो, तुम ही बता दो। हमें कम पता है, तुम्हें ज़्यादा पता है, तो सच्चाई बता दो। तो उसने कहा, लाखों साल पहले हम ही तो यहाँ पर आए थे। यहाँ पर इस तरह बंजर ग्रह को जीवन दिया था, वातावरण बनाया था। यहाँ पर जो भी जीव बने हैं वो भले ही एक दूसरे से इवॉल्व होकर बने हैं, लेकिन शुरुआत तो हमने ही की थी। तुम इंसानों को हमने कुछ ही लाख साल पहले बनाया, जब धरती पर कोई ऐसा जीव था ही नहीं जो आगे तरक्की कर पाए, हमारे किसी काम में आ पाए। मुझे ऐसा झटका सा लगा था जैसे पैरों तले जमीन खिसक गई हो। उसने कुछ ऐसा बताया था जिस पर यकीन नहीं किया जा सकता। मैंने उसे कहा, ऐसा नहीं हो सकता, हमने खुद विकास किया है, जानवर से हम धीरे धीरे इंसान बने हैं। तो उस सफ़ेद रंग के जीव ने सवाल किया, तुमको ऐसा लगता है तो एक जवाब बताओ, तुम्हारा शरीर बूढ़ा क्यों होता है? जब तुम्हारे शरीर पर तुम्हारा कंट्रोल है, तुम शरीर के अंग दोबारा से बना सकते हो, तुम बच्चों को जन्म दे सकते हो जो तुमसे ज़्यादा जी पाएं, लेकिन तुम अपने शरीर के अंगों को दोबारा क्यों नहीं बना पाते? तुम्हारे शरीर का पूरा कंट्रोल तुम्हारे पास क्यों नहीं है? शरीर की कोशिकाएं धीरे धीरे मरने क्यों लगती हैं, जबकि उन्हें तो दोबारा भी बनाया जाना चाहिए ना? इंसान खुद ही क्यों मरना चाहते हैं? तुम्हारा दिमाग तुम्हें खुद ही क्यों मारना चाहता है? क्या कभी जवाब मिला? मैं कुछ समय के लिए सन्न था। मेरे पास कोई जवाब नहीं था, लेकिन मैंने उससे पूछा, मैं इसका जवाब नहीं जानता, अगर तुम जानते हो तो मुझे बताओ। तो उसने कहा, हम यहाँ पर जीवन लेकर आए और समय समय पर आते ही रहते हैं। हम तुम्हारे ब्रह्मांड से नहीं हैं, हम सतल दुनिया से हैं। सतल दुनिया ब्रह्मांडों में नहीं आती। यहाँ अनंत ब्रह्मांड है, लेकिन हम उससे बाहर ही रहते हैं। हम उस दुनिया में रहते हैं जहाँ पर समय नहीं होता। हमने तुम बायोलॉजिकल जीवों को बनाया। तुम्हें लगता है मशीनें बनाकर तुमने बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली है। तुम हमारे लिए मशीनें हो। ये जो जड़ें दिख रही हैं, ये साधारण जड़ें नहीं हैं, हमारे द्वारा बनाई गई बायोलॉजिकल मशीन्स हैं। हम भी एक बायोलॉजिकल मशीन की तरह हैं जो कभी मर ही नहीं सकते। जहाँ पर भी जीवन हो सकता है, हम वहाँ मर ही नहीं सकते। इसीलिए यहाँ पर सबसे पहले हमने ऊर्जा को खींचना शुरू किया। हम बहुत दूर से आते हैं और वापस बहुत दूर जाना पड़ता है। हम सतल दुनिया से दूसरी सतल दुनिया का सफ़र इसी तरह करते हैं और कभी कभी कुछ ग्रहों को चुनते हैं जहाँ पर रुकते हैं। हम लाखों साल बाद आते हैं और इसी तरह सफ़र करते रहते हैं। हम इस बार यहाँ पर आए और हमें ऊर्जा चाहिए थी जो हम ले चुके हैं। बाहर जो तुम्हारा नुकसान किया है हमें माफ़ करना, लेकिन तुम्हें बनाया भी तो हम ही ने है, इसलिए खुद से हम माफ़ी मांगना नहीं चाहते। तुम भले ही मशीनें बना पाए हो, लेकिन बायोलॉजिकल लेवल पर तुम कुछ भी कर पाए ही नहीं हो। ये मशीनें खुद ब खुद तुम्हारे हर निर्माण से कई गुना ज़्यादा बेहतर हैं। ये सोच सकती हैं, लेकिन ये भी मशीनें हैं जिस तरह से हम हैं। हम अपनी ऊर्जा जो चाह रहे थे हमें मिल चुकी है। अब हम इस ग्रह को जल्दी ही छोड़कर चले जाएंगे। जो तुम्हारा नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कुछ सालों में अपने आप हो ही जाएगी। हम जो बायोलॉजिकल एडवांसमेंट्स तुम्हें देकर जाएंगे, तुम्हें उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। उसने बस यही शब्द कहे थे और अपने कदम पीछे हटा लिए। वो जड़ें अब हिल रही थीं। वो जड़ें जैसे खिंच खिंच कर उस काले रंग के बक्से के करीब आ रही थीं। वो बक्सा थोड़ा फड़क सा रहा था। वो जड़ें खिंच रही थी और जैसे वहाँ पर भूचाल आ रहा हो। हर तरफ से हिलती हुई जड़ें, वो लटके हुए शरीर भी जैसे थोड़ा थोड़ा हिल रहे थे। उसके बाद एक जड़ ने मुझे जकड़ लिया, मेरे सर को भी जकड़ लिया और मेरा सर जैसे उस जड़ में समा रहा था। कुछ समय में ही आंखों के सामने अंधेरा सा आ गया।
दर्द महसूस हो रहा था, जैसे वो जड़ मेरे साथ जुड़ रही हो। मुझे लग रहा था मौत आने वाली है। मैं धीरे धीरे उस पूरी जड़ में समा गया। मुझे नहीं पता, मुझे मेरा शरीर पिघलता हुआ महसूस हुआ और अचानक मुझे सफ़ेद रोशनी दिखना शुरू हुई। वो सफ़ेद रोशनी आंखों को चुंधिया रही थी। मैंने आंखों के सामने हाथ रखने की कोशिश की और हाथ रख पाया। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा सर वापस सही हो चुका है। धीरे धीरे नजर आना शुरू हुआ तो मैं उसी गांव के एक कोने में पड़ा था और वहां लोगों की भीड़ लगी हुई थी। वहां आर्मी ही आर्मी वाले लोग थे और कुछ के शरीरों को पहचाना था मैंने। ये वहीं जड़ों पर लटके हुए आर्मी वाले थे जिनकी इतनी ज़्यादा संख्या, और मेरे साथ मेरी टीम भी थी। उन्हें तो उन जड़ों ने जैसे खा सा लिया था। हमें जिंदा यहीं पर कैसे पहुंचा दिया गया? हमारे पास से वो बड़ी सी निकलती हुई जड़ जमीन में समा गई थी और अचानक एक धमाका सा हुआ। उसी पहाड़ी के पीछे से वो धमाका काफ़ी ज़ोरदार था और वो हिलती हुई धरती इतने समय से भूकंप का भ्रम दे रही थी। वहाँ कोई भी लाश काले रंग की नहीं पड़ी थी। हर कोई धीरे धीरे जैसे जिंदा सा हो गया था। कुछ के गले हुए शरीर धीरे धीरे ठीक हो गए थे। यहाँ हुआ क्या था, किसी के पास जवाब नहीं था, लेकिन वो आर्मी वाले भी भटके हुए महसूस हो रहे थे। उस पहाड़ी से उतर कर आए उन आर्मी वालों ने सबको घेर लिया था। हमसे पूछताछ की गई, एक दूसरे का हाल पूछा गया और हमें उन घरों के अंदर जाने के लिए कह दिया गया। हमसे कई सवाल किए गए लेकिन हमें जवाब कोई नहीं दिया गया। उसके अगले दिन हमें वहाँ से भी बाहर भेजा गया और आर्मी के लोग बड़ी तेज़ी से उन कंटीली तारों को हटा रहे थे। जब हम उस गाड़ी में थे सब देखते जा रहे थे। वहाँ से बाहर निकलकर मुझे भी दिल्ली भेज दिया गया। मेरी पूरी टीम अपनी अपनी जगह पर जा चुकी थी और हमें ये तक नहीं बताया गया क्या हुआ उसके बाद। खबरों में बस यही था कि भूकंप आया है उत्तराखंड में और वहाँ पर एक जगह कुछ धमाका हुआ है। एक सरकारी प्लांट था जहाँ धमाका हो गया है। जगह वही थी जहाँ से हम आए थे। हम जानते थे ये साधारण प्लांट में हुआ धमाका नहीं है, कुछ और हुआ था। सवालों के जवाब मेरे पास थे लेकिन वो मैं किसी को बता नहीं सकता था। इसके बाद भी सीनियर से मैंने बात करने की कोशिश की। मैंने उन्हें बताने की कोशिश की भी लेकिन कोई माना ही नहीं। उसके बाद मुझे नौकरी से ही निकाल दिया गया, जैसे मुझे चुप कराने की कोशिश की गई। फिर मैं जान गया था कि कुछ सवालों के जवाब सब जानते हैं लेकिन उन्हें छिपा कर रखा जाता है। उत्तराखंड के उस धमाके वाली जगह को ढक दिया गया था। वहाँ जो भी था वो वहाँ से जा चुका था। अब कुछ भी बचा नहीं था। 2 साल तक ये खबर पूरी तरह से खत्म ही रही और 2 साल बाद कई देशों के खास लोग उसी जगह पर आए प्लांट को देखने के लिए। वो वहाँ पर फैक्ट्रीज लगाना चाहते थे। अमेरिका से भी नेशनल्स आए थे। खास तौर पर यूके के आर्मी के लोग भी वहाँ पर बार बार विजिट किए जा रहे थे। भारतीय जनता बहुत खुश थी कि बाहर से इस तरह यहाँ पर काम करने के लिए लोग आ रहे हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज लगने वाली हैं। मैं जानता था कुछ और हुआ है जिसे सारी दुनिया जानती है। वो खास लोगों को ही पता होता है और किसी को बताया ही नहीं जाता। धरती पर बहुत कुछ ऐसा होता है जिसे सरकारें आम जनता को नहीं बताती और वो राज एक राज बनकर ही रह जाता है। हम इंसानों की उत्पत्ति की नई नई थ्योरी सामने आती रहती हैं लेकिन वो भी समझने लायक नहीं होती। सच में उसने ये सवाल पूछा था कि धरती पर जीवन कैसे आया, जीवन की उत्पत्ति अपने आप कैसे हो गई। मैं आज भी इस सवाल को सोचा करता हूँ और उसके बताए उन जवाबों से मेरा दिमाग हिल जाता है। आपको क्या लगता है, इसमें सच्चाई हो सकती है?